हमारी पृथ्वी पर कभी कभी इतनी रहस्यमय और विचित्र घटनाएं और संयोग घटते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जितनी सुंदर होती हैं, कुछ उतनी ही डरावनी और जानलेवा। हम इस सीरीज में अब तक 5 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें आसमान, जमीन, समुद्र में घटने वाले करीब 30 से 35 प्राकृतिक घटनाओं को कवर कर चुके हैं। और आप सभी ने सभी वीडियोस को खूब पसंद भी किया। लेकिन प्रकृति इतनी रहस्यमयी है कि लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए, यदि आप ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया या इसके आसपास में रहते हैं तो आपने 3 साल पहले 2017 में एक अनोखी प्राकृतिक घटना देखी होगी, यानी पीरियोडिकल सिकाडास से आपका सामना हुआ होगा। दरअसल सिकाडास वो कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जमीन के अंदर बिताते हैं, और जब 13 या 17 साल बीतते हैं तब एक साथ करोड़ों अरबों सिकाडास मिट्टी से बाहर निकलते हैं। केवल 1 एकड़ जमीन में करीब 15 लाख तक सिकाडास होते हैं। फिर ये किसी ज़ॉम्बी की तरह एक ही दिशा में चलकर आसपास के पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपरी शाखाओं पर पकड़ बनाकर ये अपने बाहरी कवच से बाहर निकलकर वयस्क पंखों वाला रूप धारण करते हैं। सुबह होने तक ये बिल्कुल अलग रूप में ढल जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों तक पूरे एरिया में चारों तरफ यही दिखाई देते हैं और इन्हीं की आवाज सुनाई देती है। पूरा एरिया इन्हीं से भर जाता है और ये हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा कीट उद्गमन है। 1999 में 17 साल बाद ऐसा 2017 में हुआ और 2033 में यानी 17 साल बाद दोबारा होगा। ब्रूड के आधार पर इनके निकलने का समय तय होता है। इस बार ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया की जमीन के नीचे ब्रूड 5 है, जिनका जीवन चक्र 17 साल का है। यानी कि अब 2017 से 17 साल बाद यानी 2033 में दोबारा ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया में बाहर निकलेंगे और मैटिंग करेंगे, और 1-2 हफ्ते के भीतर अंडे देकर सब मर जाएंगे। ये उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले कीट है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर की जमीन में मौजूद ब्रूड 10, जिसका लाइफ साइकिल भी 17 साल का है, अगले साल 2021 में बाहर निकलेंगे, क्योंकि इससे 17 साल पहले 2004 में ये निकले थे। इस लिस्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कब निकले थे और 13 या 17 साल बाद कहां और कब निकलेंगे। अगर आज से पहले इस बारे में आप नहीं जानते थे तो अब लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बोलीविया में सालर डी ड्यूनी नाम का दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ये समुद्र तल से 3656 मीटर ऊंचाई पर एंडीज पठार के 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही ये बोलीविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ के विशाल सफेद मैदान को देखने आते हैं। सफेद मैदान के बीच ज्वालामुखी चट्टानें छोटे द्वीपों की तरह दिखती है, मानो सफेद कैनवास पर काले बिंदुओं। 40 मीटर तक ऊंची इन चट्टानों के आसपास प्रवाल जैसी दुर्लभ संरचनाएं और समुद्री सीपों के जीवाश्म दिखते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये प्राग ऐतिहासिक झील मिंचिन झील के आखिरी अवशेष हैं। वो विशाल झील 20,000 से लेकर 40,000 साल पहले सूख गई थी, जो सूखने के बाद नमक के रेगिस्तान में तब्दील हो गई। नमक के मैदान लगभग पूरी तरह से समतल है। किसी एक जगह से दूसरी जगह की ऊंचाई में 1 मीटर से ज्यादा का अंतर नहीं है। बारिश होने पर या पास की झील में पानी का बहाव होने पर यह इलाका एक विशाल झील में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से सालर डी ड्यूनी घूमने का सबसे सही समय बारिश के मौसम दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक के ठीक बाद का है। इस दौरान नमक के मैदान के ऊपर पानी की पतली परत उसे एक विशाल आईने में बदल देती है, जिसमें बादल चलते हुए दिखते हैं। ये दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी का मुख्य कंपोनेंट। दुनिया की 50 से 70% लिथियम यहीं से मिलती है। हर साल गर्मियों के आसपास न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर कनाडा के समुद्र तट पर एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि इन तटों पर लाखों करोड़ों कैपेलिन मछलियां उथल पुथल करती हुई तट पर पहुंच जाती है, और इस प्राकृतिक घटना को कैपेलिन रोल कहा जाता है। और ये शहर के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक प्यारी घटना है, क्योंकि ये नजारा देखने और इन छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए लोग यहाँ आते हैं। अगर लोग ज्यादा भाग्यशाली हुए तो उन्हें हम्पबैक व्हेल के भी दर्शन हो जाते हैं, जो इन्हें खाने के लालच में यहाँ आती है।
कैपेलिन मछलियां ऐसे अपने वंश का विस्तार यानी कि अंडे देने के लिए किनारे पर आकर जमा हो जाती है। जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो हर बार हमें अलग अलग आकार के बादल दिखाई देते हैं। कभी कभी तो हमें उनमें अनोखी आकृति तक देखने को मिल जाती है। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको अलग अलग बादलों की संरचना जैसे क्यूमुलस क्लाउड, लेंटिकुलर क्लाउड, मेमेटस क्लाउड, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड और होल पंच क्लाउड के बारे में बताया था। इसमें अब आप अपेक्षाकृत एक ऐसी असामान्य मौसम संबंधी घटना देखेंगे जिसमें बादल एक घोड़े की नाल के आकार या उल्टे अक्षर यू के आकार का बन जाता है, जिसे हॉर्स शू क्लाउड भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ 8 मार्च 2018 में बैटल माउंटेन नेवादा के ऊपर देखा गया, जिसे लोग देखकर डर गए और सोशल मीडिया पर एलियन एक्टिविटी से लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे। जिसके बाद नेशनल वेदर सर्विस ने घटना की तस्वीरें साझा की और बताया कि ये सबसे दुर्लभ क्लाउड फॉर्मेशन में से एक है। इसे मूस्टाश क्लाउड भी कहा जाता है। जब हवा में बहुत अधिक अस्थिरता होती है, जब एक छोटा सा क्यूमुलस अपड्राफ्ट आसपास की हवा के साथ संपर्क करता है और एक डाइपोल भंवर बनाता है, तब ऐसे बादल बनते हैं। सुपर सेल तूफानों के दौरान ये सबसे आम होते हैं और जल्दी गायब हो जाते हैं। इसके बाद लोगों ने इस पर तरह तरह के फनी मीम बनाने शुरू कर दिए। वाटर स्पाउट पानी के ऊपर बनने वाले बवंडर होते हैं या फिर जो जमीन से होकर पानी में चले जाते हैं। ये एक फनल के आकार के बादल के रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश से समुद्र में उतरते हुए प्रतीत होते हैं। वाटर स्पाउट में भी जमीन पर बनने वाले बवंडर की तरह ही थंडर स्टॉर्म, तेज हवा, विशाल ओले और अक्सर खतरनाक लाइटनिंग होती है। यानी कुल मिलाकर पानी में मौजूद शिप्स और बोट्स के लिए साक्षात मौत। इतिहास में कई ऐसे किस्से दर्ज हैं जिनमें वाटर स्पाउट के कारण कई बोट्स और शिप्स डूब गई। ये 2 प्रकार के होते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि मेंढक या मछली की बारिश की घटना के लिए वाटर स्पाउट ही जिम्मेदार है, लेकिन कभी ऐसा देखा या रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा होता तो सिर्फ मछलियों की बारिश या मेंढक की बारिश अकेले क्यों होती। वाटर स्पाउट तो इनके साथ साथ अन्य प्रजाति के जीवों को भी ऊपर खींच के ले आता और मिक्स जीवों की बारिश देखने को मिलती। ये अब तक लैंड टॉर्नेडो की तुलना में कम खतरनाक साबित हुए, जिसकी वजह साफ है, इंसानों की आबादी का पानी की बजाय जमीन पर होना। वाटर स्पाउट दुनिया के तटीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। वैज्ञानिक विवरण के अनुसार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां इनके होने की अधिक संभावना है। कई बार एक से ज्यादा वाटर स्पाउट एक ही समय पर देखे गए। रूस के शहर सोची में ब्लैक सी के ऊपर लगभग 12 वाटर स्पाउट एक साथ देखे गए। विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे। ऐसे एक जगह दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी है, जहां एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं पाया। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 160 दिन की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में यहाँ हर 5 मिनट में 28 बार बिजली चमकती है, जो 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने में लगे हुए हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी बिजली कैसे चमकती है। साल 1960 में ऐसी मान्यता थी कि यूरेनियम की मात्रा इस जगह पर सबसे ज्यादा है, इसी वजह से आसमान से बिजली चमकती है। हाल ही में एक शोध वैज्ञानिकों ने किया, उसके अनुसार तेल के क्षेत्र झील के आसपास है और उनमें मीथेन की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से आसमान में बिजली चमकती है। यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत अभी तक वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाए। रिसेंट स्टडी में मैराकाइबो झील में बहने वाली हवा और आसपास के दलदली मैदानों में बहने वाली हवाओं को इसका कारण बताया गया, लेकिन सटीक जवाब अभी तक नहीं है और इसी वजह से ये जगह अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। सहारा पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जहां का तापमान 122 डिग्री पहुंच जाता है।
लेकिन 2018 में सहारा मरुस्थल में कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। सहारा मरुस्थल के किनारे मौजूद अल्जीरिया के एन सेफरा टाउन में 16 इंच तक की बर्फबारी हुई। पिछले 40 साल में तीसरा मौका था जब इस टाउन में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। लाल रेत पर सफेद फाये देखकर लोग रोमांचित हो उठे। बताया जाता है कि इस टाउन में 1 से 2 इंच की बर्फबारी हुई थी, जबकि टाउन के बाहर 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सहारा में बर्फबारी बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पर गर्मी के समय तापमान अक्सर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले द गेटवे टू द डेजर्ट नाम से मशहूर अल्जीरिया के एन सेफरा में 18 फरवरी 1979 को बर्फबारी हुई थी। फिर साल 2016 में ऐसा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक सहारा में आए इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण यूरोप में हाई प्रेशर के कारण दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका में बर्फीली हवाओं को चलना था। दिसंबर से फरवरी के बीच न्यूयॉर्क के लेचवर्थ स्टेट पार्क में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, जिस वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है और उसे पूर्व का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। इन महीनों के दौरान पार्क के ग्लेन आयरिस इनके मैदान में एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। यहाँ मौजूद एक प्राकृतिक फाउंटेन से पानी का फव्वारा हवा में ऊपर निकलता है और धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है, जिसमें एक बर्फ का ज्वालामुखी यानी कि आइस वॉल्केनो बन जाता है, जो सर्दियों में बड़ा और बड़ा होता जाता है। विशेष रूप से ठंड के वर्षों के दौरान ये 50 फीट तक बढ़ जाता है। इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उम्मीद है प्राकृतिक घटनाओं की सीरीज में हमारी